मित्रों, किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में किसान, किसान की पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। दोनों पति पत्नी अपने उस बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए कई साल गुजर जाते हैं और उनका वो छोटा सा बच्चा एक नौजवान युवक बन जाता है। जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है और जब वो लड़का जवान हो जाता है तो वह लड़का अपने माता पिता से आज्ञा लेकर नौकरी की तलाश में शहर को चल देता है और शहर पहुंचकर अपने लिए काम तलाशने लगता है। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उस लड़के की शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है और वह लड़का पूरी लगन और ईमानदारी के साथ उस फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। शुरुआत में तो उसे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन किसान का लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसीलिए जल्दी ही उस लड़के का प्रमोशन हो जाता है और वह लड़का उस फैक्ट्री में मैनेजर बन जाता है। जब बेटा शहर की फैक्ट्री में मैनेजर बन जाता है, जब उस लड़के का फैक्ट्री में ओहदा बढ़ जाता है तो उस लड़के की पगार भी बढ़ जाती है और इस प्रकार वो लड़का ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। जब किसान का पुत्र अच्छी खासे पैसे कमाने लगता है तो उस लड़के के माता पिता को लगता है कि अब तो हमारा पुत्र अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, अब हमें अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। घर में बहू आएगी तो हमारा हाथ बटाएगी और इस प्रकार वो किसान दंपति ये निर्णय करके अपने जान पहचान के लोगों के साथ अपने बेटे के विवाह की बात आगे बढ़ाता है। क्योंकि पिता के पास में गांव में जमीन जायदाद थी और लड़का भी शहर में अच्छा कमाता था, इसीलिए कई लोग अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उस किसान दंपति के पास में आते हैं। उसके विवाह के लिए कई रिश्ते आते हैं। जब पुत्र के लिए कई रिश्ते आते हैं तो वो किसान दंपति विचार करते हैं कि हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर है, इसीलिए बहू भी पढ़ी लिखी और सुंदर होनी चाहिए। तभी उनके घर एक दूर गांव का रिश्तेदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। वो रिश्तेदार उस किसान दंपति को बताता है कि मेरी एक बेटी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर और सुशील है और तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ में करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो दूर का रिश्तेदार अपनी बेटी की तस्वीर किसान दंपति को दिखाता है। लड़के की माँ जब उस दूर के रिश्तेदार की बेटी का फोटो देखती है तो लड़के की माँ को उस दूर के रिश्तेदार की बेटी भा जाती है। किसान की पत्नी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि जैसी बहू वो अपने पुत्र के लिए लाना चाहती थी ठीक वैसे ही उस रिश्तेदार की पुत्री थी। गोरा रंग, सुंदर कदकाठी और अच्छे नैन नक्श। लड़के की माँ कहती है, ठीक है भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है और हमें आपकी बेटी को बहू बनाने में कोई हर्ज नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। दूर का रिश्तेदार जब किसान दंपति की इन बातों को सुनता है तो खुश हो जाता है और इस प्रकार उस दूर के रिश्तेदार की बेटी निर्मला किसान के पुत्र के साथ 7 फेरे लेकर किसान के पुत्र की बहू बनकर किसान के घर में आ जाती है। बहू के आने के बाद लड़के के माता पिता भी खुश थे कि अब घर में बहू आ गई है, बुढ़ापे में बहू हमारी सेवा करेगी, हमारा ख्याल रखेगी और हमारा शेष जीवन अब सुखपूर्वक बीतेगा। उधर किसान का पुत्र भी सुंदर सुशील पत्नी को पाकर बड़ा ही खुश होता है और इस प्रकार चारों प्राणी मिलजुल कर अपना जीवन गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और समय गुजरते वो दिन भी आ जाता है
जिस दिन लड़के को वापस शहर को जाना था। जब छुट्टी का अंतिम दिन नज़दीक आता है तो वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि निर्मला, तुम्हारे साथ में रहते हुए 1 महीना कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। कल मेरी छुट्टी समाप्त हो जाएगी और मुझे वापस शहर को जाना होगा। लड़के की पत्नी अपने पति की जब इन बातों को सुनती है तो उदास हो जाती है। फिर लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिन मैं फैक्ट्री में काम करूँगा और फिर से छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इस प्रकार वो लड़का वापस शहर चला जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार समय गुजरने लगता है। पत्नी के आने के बाद लड़का कुछ दिन अपने गांव में रहता है और वापस शहर चला जाता है। कुछ दिन शहर में जाकर नौकरी करता है, फिर गांव आ जाता है और इस तरह करते करते 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन जब लड़का अपने गांव अपने माता पिता के घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, मेरा तुम्हारे बिना इस गांव में मन नहीं लगता। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ शहर में चलकर रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि प्रिय, ये कैसे संभव है? यदि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? निर्मला कहती है कि पिया जी, मुझे नहीं पता था तुम इतने स्वार्थी हो। तुम्हें अपने माता पिता की तो चिंता है, लेकिन मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कैसे समय कटता है ये तो मैं ही जानती हूँ। इसीलिए या तो आप मुझे अपने साथ शहर ले चलो, और यदि आप मुझे अपने साथ शहर ले जाना नहीं चाहते तो मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ाओ। लड़के ने कहा, प्रिय, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन फिर सोचता हूँ मेरे माता पिता की कौन देखभाल करेगा? कौन उन्हें रोटी पानी की पूछेगा? फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूँगा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उस लड़के ने कहने को कह तो दिया था कि मैं अपनी मम्मी पापा से बात करूँगा, लेकिन अपने माता पिता से इस बात को कहने की हिम्मत उसके अंदर भी नहीं थी। ये भी नहीं था कि वो अपने माता पिता से बहुत अधिक डरता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। किसी तरह उस लड़के ने वो रात गुजारी। अगला दिन हुआ। अगले दिन की सुबह वो अपने माता पिता के पास में पहुंचा और जाकर माता पिता के पास बैठ गया। पिता ने पूछा, और सुनाओ बेटा, कैसा काम धंधा चल रहा है? कोई दुख तकलीफ तो नहीं है शहर में? अपने पिता के ये शब्द सुनकर लड़का बोला, पिताजी, सब अच्छा चल रहा है, नौकरी भी अच्छी है, पगार भी ठीक ठाक मिल जाती है, और तो कोई दुख नहीं है। बस एक ही दुख है, भोजन समय से नहीं मिल पाता है। बस भोजन की दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। माँ जब अपने बेटे के मुख से इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है कि मेरा बेटा सारे दिन फैक्ट्री में नौकरी करता है, सारे दिन काम धंधा करता है और उसे चैन से भोजन भी नहीं मिल पाता। ये सुनकर उस लड़के की माँ कहती है कि बेटा, पेट के लिए तो मनुष्य ये सब काम धंधा करता है, नौकरी करता है, सोचता है 4 पैसे कमाकर अपना व अपने परिवार का पेट भर सकूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें समय से भोजन नहीं मिल पाता, क्या दिक्कत है? साफ साफ बताओ। पुत्र कहता है कि माँ जी, फैक्ट्री में काम करते करते मैं इतना थक जाता हूँ कि शाम को भोजन पकाने की इच्छा ही नहीं करती। इस कारण मैं भूखा ही सो जाता हूँ।
लेकिन माँ तुम चिंता मत करो, अब तो मुझे इस बात की आदत सी हो गई है। माँ अपने बेटे से कहती है कि पुत्र, चिंता की तो बात ही है, हम चैन से रहें और हमारे पुत्र को 2 टाइम का भोजन भी नसीब ना हो। फिर थोड़ा सोचने के बाद उस लड़के की माँ अपने बेटे से कहती है कि तू एक काम कर, अपनी बहू को भी अपने साथ शहर में ले जा। कम से कम बहू तेरे साथ में रहेगी तो वो तेरे भोजन पानी की व्यवस्था कर दिया करेगी और तुझे भोजन समय से खिला दिया करेगी। मित्रों, चाहता तो वो लड़का भी ऐसा ही था, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता का दिल रखने के लिए अपनी माँ से बोला कि माँ जी, यदि मैं निर्मला को अपने साथ शहर में ले गया तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। तो माँ कहने लगी कि पुत्र, तू हमारी चिंता मत कर, अभी तो मेरी हड्डियों में इतनी ताकत बची हुई है कि मैं अपना और तेरे बाबूजी का ख्याल रख सकती हूँ। इसीलिए तुझे अभी हमारी इतनी फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्मला को तू अपने साथ में ले जा और शहर में जाकर तुम दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन गुजारो। मित्रों, इस प्रकार वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर गांव से दूर शहर चला गया और शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। और इस प्रकार शहर में रहते हुए उन दोनों पति पत्नी को कई साल बीत गए। अपने पति के साथ में वो लड़की भी खुश थी, ना कोई रोक टोक, ना किसी की पाबंदी, बस मज़े से कट रही थी। साथियों, एक दिन वही लड़का अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और थोड़ी देर बात होने के बाद फ़ोन कट गया। मित्रों, फ़ोन कट जाने के बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि निर्मला, अभी मुझे माँ जी का फ़ोन आया था और बता रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। क्या मैं माँ जी को लेने गांव में जाऊं? निर्मला फ़ोन पर जब अपने पति के इन शब्दों को सुनती है तो कहती है कि हर महीने तो तुम अपनी पगार में से अपने माता पिता को पैसे भेजते ही हो और गांव की जो ज़मीन है उसकी देख रेख भी तुम्हारे माता पिता ही करते हैं। वो पैसे भी वो ही रख लेते हैं। उनके पास में पैसे की कमी है जो तुम अपनी माँ को लेने गांव में जाओगे। तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनके कपड़े लत्ते का खर्चा, शहर में रहकर तमाम खर्चे होते हैं घर गृहस्थी के। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ माँ को लाने की। मित्रों, इस प्रकार उस स्त्री ने तमाम तरह की बातें अपने पति को सुना दी। लड़का ने अपनी पत्नी से कहा कि निर्मला, यदि मैं माँ के फ़ोन करने के बाद भी उसे लेने नहीं गया तो दुनिया मुझे गाली देगी, कहेगी कितना नालायक बेटा है। माँ ने फ़ोन करके बता दिया, फिर भी बेटा लेने के लिए नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, दुनिया मुझको थूकेगी कि अपनी माँ के लिए बेटा एक दिन का भी समय नहीं निकाल पाया। लड़का ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। काफ़ी समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी तो आखिर में वो लड़का अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, तुझे मेरे साथ में रहना हो या नहीं रहना हो, लेकिन मैं अपनी बीमार माँ को तेरी इन बातों से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो उसे लेकर के ही आऊँगा। पति के इन वचनों को सुनकर पत्नी बोली कि मुझे पता है तुमको आज तनख्वाह मिली है, इसीलिए तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना करके वो पैसे तुम अपनी माँ को देने जा रहे हो। हाथ में पैसे आते ही तुम्हें अपनी माँ तो याद आ गई, लेकिन पत्नी की याद नहीं आई। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे
गले का एक हार दिला दो, वो तुम्हें याद नहीं रहा। मैं कहीं जाने के लिए कहती हूँ, वो तुम्हें याद नहीं रहता। मेरे कहीं जाने के समय 1000 काम याद आ जाते हैं। मेरे लिए तुम्हारे पास छुट्टी वाले दिन भी समय नहीं मिलता। और माँ ने एक फ़ोन क्या कर दिया, तुरंत जाने को तैयार हो गए। यदि तुम अपनी माँ को लाना ही चाहते हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी माँ मेरे इस घर में नहीं आनी चाहिए। यदि लाना ही है तो अपनी माँ को सीधे हॉस्पिटल में ले जाना और इलाज करा के गांव में ही छोड़ाना। मेरे इस घर में अपनी माँ को लाने की भूल से भी गलती मत कर देना। यदि गलती से भी तुम अपनी माँ को मेरे इस घर में ले आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, लड़का जब अपनी पत्नी के इन वचनों को सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वह क्रोध से भर जाता है और साथ ही हैरानी भी होती है। सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी को बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन इसके अंदर तो जहर भरा हुआ है। मेरी माँ से ये इतनी नफरत करती है। और इस प्रकार सोचते सोचते उस लड़के की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सोचता है, जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे हवाले कर दिया, जिस माँ ने एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पर पहुंचाया, जिस माँ ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी और अभी भी दिन रात मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र करती रहती है। बुढ़ापा है, बूढ़ी है, हाथ पांव भी नहीं चलते, फिर भी लगी रहती है, हमारे लिए जोड़ती रहती है। कभी भी मुझे गांव से खाली हाथ नहीं आने देती। कभी कुछ भेज देती है तो कभी कुछ भेज देती है। हर समय उसे मेरी और मेरे बच्चों की चिंता लगी रहती है। कभी उसने मुझसे 1 रुपये का हिसाब नहीं मांगा। इतनी अच्छी माँ है मेरी, और मेरी पत्नी उस माँ के लिए कह रही है कि तुमको तनख्वाह मिली है, इसीलिए तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके अपनी माँ के पास में जाना चाहते हो। जिस माँ ने मुझे कमाने लायक बनाया, क्या उसका मेरी तनख्वाह में जरा भी हिस्सा नहीं है? लड़का सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। मुझे नहीं पता था इसके अंदर मेरी माँ के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। एक बेटा को अपने माँ बाप से ही जुदा करना चाहती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ही रोक रही है। लड़का के दिल से आवाज आती है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही नागिन बन के बैठी है हमें ही डस के खाने को। धिक्कार है ऐसी पत्नी पर, इससे तो अच्छा था मेरा विवाह ही नहीं होता। साथियों, काफी देर तक लड़का अपनी पत्नी के इस व्यवहार पर अफसोस मनाता रहता है, और अफसोस मनाने के बाद वो फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। उधर उस किसान के पुत्र की पत्नी निर्मला अपने घर में बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो तो सोच रही थी कि मैंने अपने पति को इतना सुना दिया है, इतना धमका दिया है, अब तो वो अपनी माँ के पास जाने की सोचेंगे ही नहीं। आज तो मेरे पति को तनख्वाह मिली होगी, पैसे लेकर घर आ रहे होंगे, आज तो मैं जी भर के शॉपिंग करूंगी। इसीलिए निर्मला अपने घर पर तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। और इस तरह इंतज़ार करते करते निर्मला को रात के 10 बज गए, लेकिन वो लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। जब 10 बजे तक भी वो लड़का घर नहीं पहुंचा तो निर्मला को भी चिंता सताने लगी कि वो घर क्यों नहीं पहुंचे। कहीं सचमुच अपनी माँ को लेने के लिए तो नहीं चले गए।
मित्रों, तभी निर्मला के फ़ोन पर किसी नए नंबर से किसी का फ़ोन आया। जैसे ही निर्मला ने फ़ोन उठाया और पूछा कौन बोल रहा है, तो उधर से आवाज़ आई कि निर्मला, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति। जब निर्मला ने पूछा कि अभी तक आप कहाँ हो, मैं कब से घर में बैठी हुई तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो लड़का बोला कि निर्मला, मैं माँ को लेने गांव गया था, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अभी मैं माँ के साथ में अस्पताल में ही बैठा हूँ और डॉक्टर साहब के फ़ोन से तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि मैं अस्पताल से माँ को दवाई दिलवाकर सीधा तुम्हारे पास ही पहुँच रहा हूँ। मित्रों, पत्नी जब अपने पति की इन बातों को सुनती है तो कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमसे मना किया था, फिर भी तुम अपनी माँ को ले आए। मैंने कहा था ना कि यदि लाओ तो अस्पताल से दवाई दिलाकर सीधा गांव ही करके आना, फिर तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो? लड़का बोला कि निर्मला, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था कि मैं माँ को दवाई दिलवाकर सीधा गांव ही छोड़ाऊँगा, लेकिन क्या करूँ, अस्पताल में टाइम लग गया और गांव जाने वाली आखिरी बस भी यहाँ से चली गई। इसीलिए मैं माँ को लेकर घर पर ही आ रहा हूँ और मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि जब मैं माँ को घर पर लेकर के आऊँ तो उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई क्लेश मत करना और तुम चिंता मत करो, बस एक रात की बात है, एक रात तुम किसी तरह से काट लेना, कल सुबह तो मैं माँ को उनके घर पर कर ही आऊँगा। मित्रों, पति के इन शब्दों को सुनकर पत्नी फ़ोन पर ही बोली कि मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में मना किया था, फिर भी तुम अपनी माँ को लेने गांव चले गए और अब तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर पर आ रहे हो। लड़का बोला, प्रिय, बस एक रात की ही तो बात है, सुबह तो मैं कर ही आऊँगा। मित्रों, काफ़ी देर पति से लड़ने झगड़ने के बाद उस लड़के की पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं मेन गेट को खुला हुआ छोड़कर अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। जब तुम उस बुढ़िया को लेकर के आओ तो उस बुढ़िया को अपने कमरे में ही ले जाना और अपने कमरे में ही रखना। कल सुबह चुपचाप यहाँ से उसे गांव छोड़ आना, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती। लड़का बोला कि प्रिय, बेशक तुम अपने कमरे में चली जाना, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन जब मैं माँ को लेकर के घर आऊँ तो थोड़ा उनके पाँव छू लेना, एक बार उनको प्रणाम कर लेना, इससे मेरी इज्जत रह जाएगी। बस ये काम कर देना और कुछ मत करना। मित्रों, काफ़ी सोचने के बाद वो पत्नी बोली, ठीक है, तुम ज़्यादा कह रहे हो तो मैं पाँव तो छू लूँगी, लेकिन बोलूँगी कुछ भी नहीं। लड़का बोला, हाँ, बोलना कुछ भी नहीं है तुम्हें, बस उनके पैर छूने हैं। पत्नी बोली, ठीक है, आप ले आइए, और ये कहकर उस पत्नी ने फ़ोन काट दिया। मित्रों, कुछ समय के बाद में वो लड़का उस माँ को लेकर के घर के अंदर आता है और आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि निर्मला, माँ आ गई है, बाहर आ जाओ। मित्रों, जैसे ही वो बहू पैर छूने के लिए उस माँ के पास में पहुँची और जैसे ही उसने माँ को देखा तो उस नारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। निर्मला एकदम उस माँ से जाके लिपट गई और बोली, मेरी माँ। निर्मला अपने पति से बोली, तुम तो कह रहे थे कि मैं माँ को लेने गांव जा रहा हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ बीमार है और उसे लेने तुम गांव जा रहे हो? लड़का बोला, मैं तो केवल माँ कह रहा था और ये भेद तो तू करती है कि ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है। मैंने तो कभी दोनों माताओं में भेद नहीं किया। अब तुझे अपनी माँ नज़र आई
तो तू गले से लिपट गई। तेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मेरी माँ का नाम सुनते ही तेरी आंखों में लालिमा आ जाती है। तेरी आंखें लाल हो जाती हैं। जैसा तू व्यवहार मेरी माँ के साथ में करती है, यदि ऐसा ही व्यवहार मैं तेरी माँ के साथ में करूँ तो तुझे कैसा लगेगा? जो तेरी जैसी कलेशन और डायन जिसने मेरे गले लपेट दी है, तेरी माँ ज़्यादा खतरनाक है या मेरी माँ जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे दान कर दिया है, या वो ज़्यादा खतरनाक है? तू मेरी माँ को बात बात पर गाली देती है, मेरी माँ के लिए उल्टा सीधा बोलती है, मेरी माँ को डायन कहती है। लेकिन डायन तो तेरी माँ होनी चाहिए जिसने अपनी कोख से नालायक और बेशरम लड़की को जन्म दिया। लेकिन मैंने कभी, चाहे तेरी माँ हो या मेरी माँ हो, मैंने दोनों माताओं में कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि तेरी वजह से तेरी माँ कलंकित हो ये ठीक नहीं है। मैंने दोनों माताओं में कभी कोई भेद नहीं किया, लेकिन तेरे अंदर ये भेद बैठा है कि ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है। तूने अपनी माँ को देखा तो तुझे अपनी माँ के लिए प्यार उमड़ आया, तेरी आंखों में आंसू आ गए, तू अपनी माँ के सीने से लिपट गई। जब तेरी माँ तुझे प्रेम करती है तो तुझे अच्छा लगता है ना? तेरी माँ तुझे मिलती है तो तुझे अच्छा लगता है ना? और तू एक बेटे को उसकी माँ से मिलने नहीं देती, रोकती है। मैं अपनी माँ को कुछ देना चाहूँ तो देने नहीं देती, और तू हर बार अपनी माँ को कुछ ना कुछ छुपा छुपा कर दे कर के आती है। और तू सोचती है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं कहता कि चलो कोई बात नहीं, अपनी माँ के लिए ले जा रही है। तेरा धर्म नहीं है अपने पति के घर से कुछ देने का, और फिर भी तू अपनी माँ को कुछ ना कुछ दे कर के आती है। मुझे सब पता है, लेकिन आज तक मैंने कभी तुझे ऐसा करने से कभी रोका, कभी टोका कि तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों मेरी मेहनत की कमाई में से अपने माँ बाप के घर में ले जाती हो? ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मैंने ऐसा कभी तुमसे बोला या तुमसे पूछा? तू तो अधर्म करके भी अपने माँ बाप को देती है, और मेरा धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने कुटुंब को अपने साथ लेकर चलना। या तेरे भाई को कभी 1,00,000 2,00,000 की ज़रूरत पड़ती है तो तू भाई की तरफ से खुद प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे भाई को ज़रूरत है, दे देगा, लौटा देगा, मैं हूँ ना, मैं लौटा लूँगी। लेकिन यदि कभी मेरे भाई को ज़रूरत पड़े, जो मेरा माँजाया भाई है, जिसकी विपत्ति के समय में मदद करना मेरा परम कर्तव्य है, यदि मैं अपने भाई की विपत्ति के समय में मदद करने की कोशिश करूं तो तू घर में क्लेश कर देती है, घर में रार पैदा कर देती है। मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर जरा हाथ रख कर बता, क्या ये तेरा व्यवहार ठीक है? क्या ये तेरा व्यवहार उचित है? मित्रों, इस तरह वो लड़का ये सब बातें बोलता चला गया और पत्नी शर्म से सिर झुकाए सुनती रही। फिर पत्नी ने कहा कि पिया जी, जो मैंने तुम्हारे साथ में, तुम्हारे घर वालों के साथ में व्यवहार किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। तुम मेरे गांव जाकर मेरी बीमार माँ को लाए, इसे दवाई दिलवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लड़का बोला, आज मैं तेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ तो तुझे अच्छा लग रहा है ना? उसी प्रकार यदि तू मेरी माँ की सेवा करे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तब उस लड़के की पत्नी ने कहा कि पिया जी, आज मेरी आंखें खुल गईं, आज मेरी समझ में आ गया कि तुम मेरे माता पिता का इतना सम्मान करते हो, तुम मेरी माँ की इतनी इज्जत करते हो,
इतना प्रेम करते हो। लड़का अपनी पत्नी से बोला, फिर तूने मेरा मेरी कहा। अरे पगली, माँ तो माँ होती है, ममता की मूरत होती है। मुझे तू एक बात बता, तेरी माँ मुझे प्रेम करती है कि नहीं? मेरी माँ तुझे प्रेम करती है कि नहीं? लेकिन तुझे अपनी माँ का प्रेम तो नजर आ जाता है, लेकिन मेरी माँ का प्रेम तुझे नजर नहीं आता, क्योंकि उस प्रेम को महसूस करने के लिए खुद के अंदर भी प्रेम की आँख होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, तो माँ की ओर से आता हुआ प्रेम भी उसकी समझ में नहीं आएगा। पिता की तरफ से आता हुआ प्रेम भी उसकी समझ में नहीं आएगा। तब उस पत्नी ने कहा कि पिया जी, मैं अपने दोनों कान पकड़कर उस गलती के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। पिया जी, हम कल ही माँ के पास गांव चलेंगे। लड़का बोला, नहीं, कल हम ससुराल चलेंगे। पहले इस माँ को विदा करेंगे, उसके बाद हम उस माँ के पास में चलेंगे। साथियों, इस प्रकार अगले दिन वो दोनों पति पत्नी पहले लड़की की माँ को उसके घर करके आते हैं, और अगले दिन वो पत्नी अपने पति को लेकर दूसरी माँ के घर जाती है और घंटों उस माँ की कौली भरकर रोती रहती है। उस दिन निर्मला का चेहरा आंसुओं से धुलकर निर्मल हो जाता है। जब निर्मला की आंखों से ईर्ष्या द्वेष भावना की पट्टी हट जाती है, तो उसे सासू माँ के चेहरे में भी अपनी माँ का चेहरा नजर आने लगता है, और सास को भी अपनी बहू बेटी लगने लगती है। और उस दिन से दोनों सास बहुओं में माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी भी समाप्त हो जाती है। अंत भला तो सब भला, और कर भला तो हो भला। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।